Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज कंटिन्यू थी एंड इसके अंदर हमने प्लस एक ओपिनियन भी ऐड किया है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड टुडे इज 28 अक्टूबर 2023। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी, चैनल का लिंक भी है। और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट। तो आज के लेक्चर में होगा क्या, 1 2 3 ये 3 एडिटोरियल होंगे एंड चौथे नंबर पर होगा एक ओपिनियन। ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स में कह रहे थे कि सर प्लीज़ वर्क ऑन ओपिनियन एज वेल, तो हमने इसको भी थोड़ा सा टच दिया है। सो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे भी। अगर देखेंगे कि जो ओपिनियंस जो होते हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं तो उनको हम उसके अंदर ऐड करते रहेंगे फिर विद पैसेज ऑफ टाइम। आज का जो क्वेश्चन है जी उसको आपने अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इसका आंसर देना है। एंड द क्वेश्चन इज हमास इज एन एब्रीविएशन ऑफ, हमास किस चीज की एब्रीविएशन है? आपने ये वर्ड काफी दफा सुन चुके हैं कि फलस्तीन के अंदर जो एक एक्शन फोर्स है उसका नाम हमास है। सो व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ हमास? ABCD, जो भी करेक्ट आंसर आप समझते हैं आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पहला एडिटोरियल मदरसा रिफॉर्म्स। मदरसा रिफॉर्म फर्स्ट एडिटोरियल है, इसके अंदर पहले मैं आपको क्रक्स बता दूं डेट व्हाट विल बी द क्रक्स। स्पीड आज थोड़ी सी मेरी स्पीकिंग की तेज होगी, उसकी रीजन ये है कि एक ओपिनियन भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, तो बहुत लंबा नहीं मैं चाहता लेक्चर जाए। मैं चाहता हूँ जितना कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक शेयर हो सके। सो थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा, सो आपको भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना से काम लेना पड़ेगा। मदरसा रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म्स फर्स्ट एडिटोरियल, और इसके अंदर जो एडिटोरियल एडिटर है वो क्या बताना चाहता है, पहले मैं आपको इसका क्रक्स बता दूं। क्रक्स के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर मदरसे हैं, आपको पता है, हम सबको पता है, जहां पर एक रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। अब हमेशा से इनकी रिफॉर्म्स की बात की जाती रही है, आज से नहीं कई सालों से। क्यों की जा रही है वो आगे वो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि मदरसा रिफॉर्म्स जो हैं वो कब की गई, किसने की और किसने इनको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, और मदरसा रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें वो इसके अंदर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपने अब इस पे फोकस करना है जी। पहले वो बताता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाता है, थोड़ी सी बेस बनाता है। कहता है कि जो रिलीजियस स्कूल्स हैं ना, ये सोसाइटी का एक हिस्सा है। सब कॉन्टिनेंट में वो आपको कहेगा साउथ एशिया की बात करता है, साउथ एशिया के सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि हिंदुस्तान की बात वो करना करना चाहता है असल में। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का वो कहता है हिस्सा है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर शुरू से ये जो इस्लामी स्कूल हैं ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी यानी कि सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तो वाकई बहुत ज्यादा है। सदियों से जब से इस्लाम आया है मदरसे बन रहे हैं, ना कि सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया के अंदर। और ये क्या करते हैं, रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम के नहीं है, जो हम इस्लाम के होते हैं उनको हम मदरसा कह देते हैं, वैसे अगर दूसरे रिलीजन्स के देखें तो उनके भी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स। लेकिन जो जो इस्लामिक एजुकेशन वाले हैं वो मदरसा के, यानी कि उनको स्पेशल हमने नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब वो क्या कहता है आगे कि मदरसा टू कैन जियो पोलिटिकल करेक्टर, मतलब कि यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन तो दी थी लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स के अंदर इनका करदार जो हमारे सामने आया, ये कब आया, 1980s के अंदर। इससे पहले क्या था कि बस ठीक है यहाँ पर एजुकेशन रिलीजियस दी जा रही है, लेकिन जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिसके अंदर एक स्टेट के रिलेशन विद अदर स्टेट है, उसके अंदर इसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 1980s के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि अफगान जिहाद जो किया गया था उसमें इनको रिक्रूट किया गया था। बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं, 1979 रेवोल्यूशन आया जी,
रेवोल्यूशन कह सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में यानी कि जो थी रशियन फोर्सेस, उन्होंने अटैक किया। सात अल्फाज में बताता हूँ, ज्यादा नहीं जाता। तो रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट जो था, अमेरिका ने क्या किया, सपोर्ट किया विद इन द शेप ऑफ प्रोक्सी वार। और प्रोक्सी वार के लड़ने के लिए बंदे कहाँ से लिए, वो इन पाकिस्तान के मदरसों से लिए, और अफगान जिहाद के नाम पर इनको अफगानिस्तान भेजा ताकि ये वहां पर जाकर अमेरिका की जंग लड़े। ये था जी पाकिस्तान में जो मदरसे का किरदार इन जियो पॉलिटिक्स। आज के वक्त में टुडे पाकिस्तान में आज जो है मदरसों का क्या हिसाब है, अब वो ये आपको बताता है। पहले उसने पास्ट बता दिया, अब वो आपको प्रेजेंट पे लेके आ गया और फिर आगे फ्यूचर बताएगा। अब प्रेजेंट में वो कहता है टुडे टेंस ऑफ थाउजेंड रिलीजियस स्कूल्स एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। कई हजार, 35,000, 35,000 ऑफिशियल फिगर कितना है जी, 35,000 हैं, जिनके अंदर तकरीबन 3 मिलियन बच्चे जो हैं वो इनरोल हैं। 3 मिलियन 30 लाख, यानी कि पाकिस्तान के 30 लाख बच्चे जो हैं इन 35,000 मदरसों में पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि ये जो मदरसे हैं, हकीकत है कि ये ना तो प्रमोट करते हैं मिलिटेंसी को और ना एक्सट्रीमिज्म को। हाँ, सिविक एंड सिग्निफिकेंट डू, कुछ जो है वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे नहीं करते, लेकिन कुछ इनमें ऐसे हैं जो करते भी हैं। और इसकी एग्जांपल्स हमारे सामने, टू मेजर एग्जांपल्स कहता है हमारे सामने आई थी। नंबर 1 ये वाली, नंबर 2 ये। नंबर 1 ये था, लाल मस्जिद का वाकया हुआ था 2007 में। मुशर्रफ का दौर था, लाल मस्जिद के उसने ऊपर अटैक किया था। वहां पर उसने कहा था कि क्या है, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, और यहाँ पर अंदर मदरसा भी था। सेकंड तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी क्या है, वो टेरर फैला रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी क्या है, उन्हीं मदरसों में से बच्चे जो हैं इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ये जो है वो बताता है क्या, दो मेजर मिसालें, कि सारे मदरसे जो हैं वो मिलिटेंसी एक्सट्रीमिज्म प्रमोट नहीं कर रहे, मगर कुछ जो हैं वो कर रहे हैं। इन दो मिसालों से वो उसको एक्सप्लेन करता है। और ये जो दो मिसालें हैं ये क्या करती हैं, रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको चैलेंज भी करती हैं। ठीक है ना। आगे वो कहता है सेक्टेरियन टेररिज्म जो है वो एक और अदर प्रॉब्लम है जो कि इन्हीं मदरसों से पैदा हो रही है। इन मदरसों से सेक्टेरियन वार, फिरका वारियत की जो लड़ाई है, फिरका वारियत का जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, वो भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। ये करंट सिचुएशन को पाकिस्तान की बताता है। आगे वो कहता है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो ग्रो हुए थे ना मदरसे, एक तो जियाउल हक के दौर में हुए और फिर मुशर्रफ साहब जो थे हमारे, ये दोनों, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। तो इनके दौर में भी ये मदरसों को थोड़ा सा सपोर्ट किया गया। क्यों किया गया, कोई बड़ी वजह नहीं थी, यही थी कि वेस्ट जो था वार ऑन टेरर अफगानिस्तान के अंदर कर रहा था। तो वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इन मदरसों से बच्चे लिए गए और उनको वहां पर भेजा गया वार ऑन टेरर के ऊपर। एक तो ये तो हुआ जिया के दौर में। मुशर्रफ के दौर में ये हुआ कि जो वार और टेरर थी ना, उसमें जो मदरसों को भी हिट किया गया, यानी कि बहुत से मदरसे जो हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनकी सर्वेलेंस की गई और बहुत कुछ किया गया। तो इन दो जो जनरल थे, इनके दौर में ये काम हुआ। आगे कहता है कि बहुत ज्यादा मैनी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स टुक, बड़े बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मगर स्टेट अभी भी क्या है, फेल है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। और उसके बाद कहता है अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कि 1.2 बिलियन रुपीस दिए गए हैं किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को। इसको कितने पैसा दिया गया, 1.2 बिलियन रुपीस इसको दिए गए हैं। और इसको कौन देखेगा, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री देखेगी, ओवरसीज वो करेगी। किस काम के लिए दिए गए हैं, रजिस्टर करे और रेगुलेट करे मदरसों को। कितने पैसे, 1.2 बिलियन। यानी कि ये क्या करेंगे, पहला एक मदरसा है उसको रजिस्टर करेंगे, फिर उसको थोड़े बहुत फंड्स देंगे ताकि उस मदरसे को रेगुलेट किया जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट। ठीक है। एक तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। सेकेंडली जी, वो कहता है ये अब पेपर पर्सपेक्टिव यहाँ से शुरू हो चुका है, पीछे वाला भी पेपर ही था, लेकिन ये अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आ रही है उसकी बात क्या होनी शुरू हो गई है यहाँ से, कि अब करंटली क्या कर रहे हैं। और पीछे तो ये था कि क्या हुआ था, अब क्या कर रहे हैं और क्या होगा, अब उस पे बात हम आ गए। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फंड जो दिया गया है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसास एंड फॉर देयर रेगुलेशन।
सेकेंडली वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन बड़ा एक अच्छा स्टेप है, मगर इसके साथ साथ करिकुलम रिफॉर्म भी होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वो भी बेहतर होनी चाहिए। करिकुलम रिफॉर्म्स बेसिकली सिलेबस, अगर आप 7-10 अल्फाज में, करिकुलम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी बात अगर करूँ तो उसको हम कोर्स आउटलाइन कह लें, सिलेबस कह लें, 7 अल्फाज में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो करिकुलम रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि सिर्फ सेक्टेरियन और हेट मटेरियल जो है वो मदरसों के कोर्सेज से नहीं बाहर निकल जाएगा, बल्कि बच्चों को आप स्किल सिखा सकेंगे ताकि वो कल को जब सोसाइटी में आए पढ़ने के बाद तो एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें। ठीक है, उससे ये अभी जो बच्चे आते हैं वो एक सोसाइटी के अंदर कोई जॉब नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई स्किल नहीं हुई। तो कहता है कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ आप कोरिकुलम को भी रिफॉर्म करें, जो वहां पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको भी थोड़ा मॉडर्न करें, ताकि जो बच्चे हैं सिर्फ इस हमारा इससे ये दो फायदे हमें हासिल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। पहला फायदा ये होगा कि बच्चों के अंदर जो फिरका वारियत को लेकर नफरत पैदा होती है सिलेबस ऐसा पढ़ाने से वो खत्म हो जाएगी, और दूसरे जब बच्चे पढ़ के वहां से निकलेंगे अपना कोर्स करके तो उनको कोई स्किल आती होगी। सो उससे क्या होगा कि वो सोसाइटी में आके कोई काम कर सकेंगे और अच्छा रोजगार हासिल कर सकेंगे। इसी चीज को फिर वो आगे एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करता है, एक्सटेंड करता है, कहता है मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं, और हर साल जो है हजारों के हिसाब में वो ग्रेजुएट होते हैं, जैसे दरस निजामी का कोर्स करके फारग होते हैं, ठीक। तो वो कहता है ये जो सारे के सारे हैं ये हमारी जो है सोसाइटी जो है इनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हमें हमारी कंट्री को इतने ज्यादा जो है क्लैरिक्स जो है अवाम कह लें या कह लें कि रिलीजियस स्कॉलर्स की इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्लैरिक्स की, ठीक है ना, अमामत करवाने वालों की, खतीब की। हमारी सोसाइटी को इतने बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थाउजेंड के हिसाब से हमें ठीक है जरूरत है, बट इतने ज्यादा की नहीं है। तो जो बकाया है फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे जी बताएं। थाउजेंड तो हमने बना दिए, बाहर निकाल दिए दर्शन निजामी का कोर्स करवा कर, तो कुछ ने तो जाकर अपना वो उनमें क्वालिटीज थी कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो कुछ थे बाकी रह गए वो फिर कहाँ जाएंगे। फिर अल्टीमेटली वो मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर जॉबलेस रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही अच्छी नहीं है। तो फिर इसलिए वो कहता है कि इन बच्चों को वोकेशनल स्किल्स, मार्केटेबल वोकेशनल स्किल्स जो है मदरसों के अंदर सिखानी चाहिए। इनके जो सिलेबस है, इनका जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा उसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करनी चाहिए, ताकि ये बच्चे जब वहां से दरस निजामी का कोर्स करके या कोई और कोर्स करके बाहर निकलते हैं ग्रेजुएशन करके, तो ये आकर एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब ये चीजें तो उसने बता दी कि ये होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है थोड़ी सी वो भी डिस्कस कर देता है। कहता है कि अब एक तो ये है कि जो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं क्लर्जी, पहले से मौजूद हैं जो रिलीजियस मदरसे चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो अपोज करेंगे इस चीज को। क्यों अपोज करेंगे कि जब सारे मदरसे गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिए हर चीज, फिर उसके बाद उनकी फंडिंग को भी रजिस्टर कर देगी, पूछे कि कितने पैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ लगाए, तो फिर अल्टीमेटली जो मदरसा रन करने वाला है उसकी फ्रीडम के ऊपर थोड़ी सा चेक लग जाएगा, जो कि किसी को भी पसंद नहीं होता। तो वो फिर अल्टीमेटली रेजिस्ट करेंगे इन रिफॉर्म्स को, अपोज करेंगे इन रिफॉर्म्स को, ठीक है ना। लेकिन द थिंक द स्टेट इज इनक्रोचिंग, वो समझेंगे कि जो वो ये कहते हैं अपनी बात नहीं करते, वो बल्कि ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो खत्म करना चाहती है मदरसों को, ये ठीक है। लेकिन जो स्टेट है उसे चाहिए कि अपने रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स को क्या करे, उसके ऊपर कायम रहे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे नॉट ओनली टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म बट आल्सो एड क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू द लेबर मार्केट। वही पुरानी बात कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने जो रिफॉर्म प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कायम रहे, इन बंदों के आगे झुके नहीं। तो इससे हम क्या कर सकेंगे, एक तो जो थ्रेट है एक्सट्रीमिज्म का उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, और साथ ही साथ ऐसे लोग पैदा कर सकेंगे जिसकी हमारी मार्केट को जरूरत है, जो कि रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे मार्केट के लिए। फिर आगे वो एक और बात करता है कि इन मदरसों के अंदर जो बच्चे जाते हैं वो कौन है, तो कहता है कि ज्यादातर वो हैं जिनके वालदैन की जो इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, इन मदरसों में भेजते हैं जहां पर इन बच्चों को फ्री रिहाइश भी दी जाती है और खाना भी दिया जाता है। तो इस वजह से वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं। तो कहते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, इस चीज को भी एड्रेस कर सकती है अपना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बेहतर करके।
जब पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर लेगी तो फिर क्या होगा, यानी कि उसमें लॉन्ग टर्म में एक तो प्रोजेक्ट हम ले आए और फिर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फ्री खाना स्कूलों में दिया जाए, तो इससे भी क्या होगा, जो बच्चे मदरसे जा रहे हैं वो स्कूलों की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो आगे कहता है कि अगर हमने इस जो ग्रोथ ऑफ मदरसाज है इनको ना रोका या इनको इनके ऊपर रिफॉर्म्स ना की, तो हमारी जो सोसाइटी है उसका डिसऑर्डर विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्टर्ब होता जाएगा। ये फर्स्ट एडिटोरियल, और इसके अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया मदरसा रिफॉर्म्स को विद इन अ गुड मैनर। उसने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी, उसने आपको बता दिया कि व्हाट्स अपना कौन कौन सा एक तो जनरल हिस्ट्री बता दी, फिर पाकिस्तान में कैसे ये मदरसे जो है जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने वो भी आपको बता दिया। करंटली क्या चल रहा है, करंटली गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो भी बता दिया, उसके बेनिफिट्स भी आपको बता दी। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से टेररिज्म के अंदर फिट कर सकते हैं जी, अगर पेपर की बात करें, एक्सट्रीमिज्म के अंदर फिट कर सकते हैं, सेक्टेरियनिज्म के अंदर फिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको फिट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप इसको फिट कर सकते हैं, मिस यूज ऑफ रिलीजन के अंदर फिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सी चीजें जो मैं लिख सकता हूँ, इकोनॉमी के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये कब आप लिंक कर पाएंगे, जब आपका वास्ट नॉलेज होगा, आइडियाज की मेच्योरिटी होगी। अब आपने जब लिंक कर लिया चीजों को और उसके बाद आपने एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख लिया, लिखनी यही चीजें हैं, लेकिन एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने इसको लिख लिया, तो आपका सीएसएस का एसए का पेपर पास हो गया। और एसए का पास होने का मतलब है कि 99% चांसेस ऑफ एलोकेशन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट चलता हूँ, बातें होती रहेंगी साथ साथ। सेकंड, होल्डिंग सेंटर्स। होल्डिंग सेंटर्स क्या इशू है जी इसके अंदर, फिर वही बताता हूँ। पहले क्रक्स क्या है जी इसका, क्रक्स ये है अफगानी जो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वापस भेजना जी। अब वापस भेजने का ये मतलब उनको अरेस्ट किया है और कुछ खास मकामात बनाए हैं केपीकी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर उनको रखा गया है, ठीक है, रखा जाएगा उनको, और फिर यहाँ से उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये है होल्डिंग सेंटर्स, ठीक है। इसके अंदर वो बताएगा कि इन सेंटर्स के अंदर क्या है और क्या ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। होल्डिंग सेंटर्स, स्टेटमेंट आई थी, एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं बुक्टी, उसने बताया, एक्सप्लेन किया, कहता इलीगल इमिग्रेंट्स वेटिंग डिपोर्टेशन पुट इन होल्डिंग सेंटर, उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, वहां पर उनको दवा, मेडिकल फैसिलिटीज, खाना, शेल्टर की सहूलतें दी जाएंगी, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को क्या किया जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ वहां पर ट्रीट किया जाएगा। आगे वो कहता है कि क्यों सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नो कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट वही है जो पिछले एडिटोरियल्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की। और वो ये क्या है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है उन लोगों से जो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्यों थ्रेट है, उसकी एक रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 14 ब्लास्ट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो उनमें से जो 11 है वो अफगानी थे इस 2023 के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये वाला इनिशिएटिव लिया है। आगे फिर वो ओपिनियन वाला बात आ जाती है, ये तो स्टोरी उसने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये होल्डिंग सेंटर्स के अंदर इनको रखा जाएगा, एक मखसूस मकामात हमने बनाए हैं और वहां पर इनको रखा जाएगा। कब तक, जब तक इनको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता। आगे एडिटोरियल वाला जहर अपनी समझ के मुताबिक वो फिर क्वेश्चन रेज करता है, कहता है मैनी क्वेश्चन रेज होते हैं लेकिन दो खास कौन से हैं, नंबर फर्स्ट लॉजिस्टिक, सेकंड डेडलाइन स्विफ्ट। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, वो है लॉजिस्टिक। कहता है इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि 3 ऐसे 3 सर्च सेंटर केपीकी के अंदर बनाए गए हैं और हर एक की जो कैपेसिटी है वो 5000 लोगों की है, ठीक है। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतने ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका नंबर 1.7 मिलियन है, जो कि तकरीबन 17 लाख बंदे की आप लोग बनती है, नंबर बनता है, तो उनको कैसे कर लेंगे आप अकोमोडेट ऐसे छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं उसके अंदर। तो ये एक क्वेश्चन राइज होता है। और दूसरा क्या है कि वहां पर जो सहूलतें दी जा रही हैं क्या वो एडिक्वेट हैं, क्या वो यानी कि जरूरत के मुताबिक हैं, ठीक है। और
उसके बाद वो कहता है, अगला जो बात वो करता है कि क्या गवर्नमेंट एक डिटेल्ड प्लान जो है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का ऑफ दिस पॉलिसी वो प्रोवाइड कर किया है गवर्नमेंट ने, और विल बी लेफ्ट इमेजिन वर्चुअल कंसेप्चुअल कैंपसेस, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई, विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड कोई क्लियर प्लान दे सकती है कि मीडिया को, लोगों को बता सकती है कि हमारा ये प्लान है, या बस ऐसे हवा में सब कुछ रखना है। तो स्टेट मीडिया जो पाकिस्तान का मीडिया वो तो पहले ही इन सेंटर को क्या कह रहा है, डिटेंशन सेंटर्स। डिटेंशन सेंटर्स बेसिकली होती हैं जहां पर किसी को कैद करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है, सेकेंडली वो पूछता है 31st डेडलाइन। डेडलाइन जो कहता है उसके बारे में बात होती है कि ये जो है बड़ी ही तेजी के साथ और बड़ी रिजिड टाइमलाइन है, और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को नहीं पैदा करेगी सिर्फ, और भी मिसाइल पैदा करेगी। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ 30 दिन का टाइम किसी को दे दें और उससे कहें कि आपने मुल्क छोड़ के जाना है, तो उससे क्या होगा, उससे उसको काफी प्रॉब्लम्स होंगी इतनी जल्दी सारी चीजें सेटल करने में। तो कहता है कि ये जो रिजिड लाइन है ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के ऊपर जो है वो रिजिड नहीं है, बल्कि सडन रिजेक्शन ऑफ सच ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ माइट हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अब इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा, अब वो इसको भी लिंक करता है। कहते हैं बहुत से जो इल इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान की वर्क फोर्स का वो हिस्सा है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। तो जब अब एकदम से उनको डिपार्ट कर देंगे तो लेबर गैप होगा यहाँ पर पैदा, और ये इम्पेक्ट करेगा लोकल बिजनेसेस को। कुछ हद तक इसकी बात ठीक भी है, मैं उससे एग्री भी करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि एक होता है लेबर और एक होता है स्किल्ड लेबर। एक बंदे ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है और वहां पर उसने एक बंदा रखा हुआ है जो कि सुपरवाइजर है, और वो पिछले 10 साल से वहां पर काम कर रहा है, और वो बड़ा ही स्किल्ड है, एफिशिएंट है, और उस फैक्ट्री या छोटे से कारोबार में वो उस बड़ा ही, यानी कि एक कह लें कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाला बंदा है, और उसका बड़ा एक रोल है उसकी ग्रोथ में। और वो बंदा निकल आता है इलीगल इमिग्रेंट, गवर्नमेंट उठा के उसको भेज देती है अफगानिस्तान वापस। तो इस फैक्ट्री वाले को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो अल्टरनेट ढूंढ सके, तो अल्टीमेटली इसके जो बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट है। तो दूसरी चीज ये वो एक्सप्लेन करता है। आगे वो फर्थर मोर आगे भी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एक और भी चीज है, वो है लीगल प्रोसेस की बात करता है। लीगल प्रोसेस में वो ये कहता है कि कुछ लोग तो ठीक है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपने उनको पकड़ लिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीगल हैं, लेकिन उनको भी आप लोगों ने उठा के उसी खाते में डिटेंशन सेंटर के अंदर रख दिया है। तो क्या उन लोगों को जो है राइट मिलेगा कि वो एक्सेस कर सकें, यानी कि अपने राइट्स के लिए लीगल उनको, whether these individual will have access to legal representation, कि क्या वो उनको ये राइट मिलेगा कि वो अपने केस को आगे पुट फॉरवर्ड कर सकें कि जनाब मैं लीगल हूं, मुझे वापस ना भेजा जाए। तो ये भी कहता है एक कंसर्न है। आगे वो कहता है कि रश्ड, जल्दी जल्दी एक जो है ना, इस तरह से जल्दी जल्दी उठा उठा के बंदों को भेज देना जो है ना, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आम लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, और पाकिस्तान की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स हैं। सो ये होल्डिंग सेंटर्स के ऊपर वो बताता है, दो क्वेश्चन उसने डिस्कस किए हैं कि वहां पर क्या क्या है, और आगे फिर जहर अभी ये चीज इन प्रोसेस है तो ये अभी चलती रहेगी। तो पेपर पर्सपेक्टिव में जहर है, आप इसमें इसको ऐड करेंगे जिस तरह से जो अफगानी डिपोर्टेशन है, तो इकोनॉमी के साथ लिंक हो रहा है, जैसे वो लिंक तो उसने कर दिया है, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो आप पेपर पर्सपेक्टिव में इसको अटैच कर लेंगे इकोनॉमी के साथ, और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, खास तौर पर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। और ये देखो सिक्योरिटी इकोनॉमी ये इंटरलिंक है। इकोनॉमी उसी मुल्क की ग्रोथ करेगी जहां पर पीस होगा, पीस होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग काम करने आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे इकोनॉमी बेहतर होगी। सिक्योरिटी नहीं है, पीस नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और ये जो अफगान वाले हैं अल्टीमेटली थ्रेट है टू द इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं किसी भी मुल्क में हो, तो दो थ्रेट ही होते हैं। आगे जी, बारबेरिक मेंटालिटी। बारबेरिक होता है क्रूअल, जालम, बहुत जबर करने वाली, यानी कि जिसमें इंसानियत ना हो, इनह्यूमन मेंटालिटी। इसके अंदर बेसिकली
जो है वो डिस्कस किया गया है। बन्नू का ये केस पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे एक टीचर है जो सीनियर जोलॉजी टीचर है डिग्री कॉलेज की, वो असल में पढ़ा रही थी डार्विन की थ्योरी। तो उसको क्या हुआ, इस थ्योरी पढ़ाने की वजह से उसे क्रिटिसाइज किया गया। तो उसके बारे में, ये वुमेन्स की कैटेगरी, आप वुमेन के बारे में इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज ये बॉयकॉट इसराइल, हम और पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू वन थिंग ओनली, आप बाइकआउट करें जी इसराइल के प्रोडक्ट्स का। सो दैट इज 21st सेंचुरी। ठीक है, तो वार जो है वो अब इकोनॉमी के जोन में हो रही है। तो एज मच एज यू कैन आप बाइकआउट करें, इनकी प्रोडक्ट्स का अल्टरनेट लें, ताकि इनको थोड़ा सा चलो कुछ तो झटका लगे, ज्यादा नहीं। और हम कर भी अभी कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट बातें करने के। प्रैक्टिकली अगर कुछ कर सकते हैं, दैट इज ओनली वन थिंग। बारबैरिक मेंटालिटी, जोलॉजी की टीचर हैं डिग्री कॉलेज की, ठीक है, बन्नू की है। बन्नू में क्या होता है, उनको क्रिटिसाइज किया। चार्ल्स डार्विन की उन्होंने थ्योरी थी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड मिक्स जेंडर्स गैदरिंग एंड डिक्लेयर दैट वुमेन आर इंफीरियर टू मैन। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मन्नू की जोलॉजी की टीचर हैं, ठीक है, डिग्री कॉलेज की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है बायोलॉजी के अंदर, अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें क्या है, बताया जाता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के ये जो इंसान है, जिंदगी जो है ये कैसे वजूद में आई है। ठीक है, तो ये एक चीज पढ़ा रही थी, और दूसरा जो है वो मेल फीमेल बच्चे इकट्ठे थे, तो इन दो चीजों के ऊपर उसे क्रिटिसाइज किया गया। उसकी रीजन ये है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा था बुक का, लेकिन वो मुझे बुक मिली नहीं मेरी शेल्फ में, उसकी पिक्चर भी देना चाह रहा था। तुर्की के एक राइटर हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन किया था, और वो वाकई ही ये चीज है। इसमें अगर मैं इंडिविजुअल अपना दूं पर्सपेक्टिव, तो इसमें देखें, हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा एक बिलीव है कि हाउ वी प्रोड्यूस, दुनिया में हम कैसे आए। तो ये जो चार्ल्स डार्विन का ना, ये डायरेक्टली हिट कर रहा है हमारे बिलीफ को। ये एक नया स्टोरी बताता है। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे, तो दैट अल्टीमेटली इट विल हेल्प अपना समवेयर, विल जो है हमारा जो कंसेप्ट है उसको हिट तो करेगा। लेकिन ये जो अप्रोच है ये भी गलत है, जिस तरह से इन्होंने किया है कि उसको क्रिटिसाइज करना, क्योंकि इसका जो हिस्सा है कोरस का, तो उसने पढ़ाना ही पढ़ाना है। हाँ, आप गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन ये भी है, ये एक जो मेच्योर अप्रोच होती है, आप पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन उसके बाद अगर आप राइट पे हैं तो आप अपना डिसीजन दें। बार ये बातें आप साइड पे कर दें। अब आप आ जाएं एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल में उसने यही चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताई कि इंसान कैसे पैदा हुआ, वजूद में आया, जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है विद इस्लामिक आइडियोलॉजी। और इसके अलावा मर्दों और औरतों को, बच्चों को इकट्ठा पढ़ाया। तो इस वजह से जो रिलीजियस वहां पे जो डोमेन रखने वाले लोग हैं वो आए, उन्होंने आकर क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, और उसको कहा, डिक्लेयर किया कि वहां पर के जो डिक्लेयर दैट वुमेन आर इंफीरियर टू मैन, के आदमियों को औरतों पर सबकत हासिल है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी उससे ली, उस वक्त की अंडरटेकिंग दें और माने इस चीज को। ठीक है, तो वो कहता है ये सारी चीजें हाईलाइट कर रही हैं डेंजरस माइंडसेट दैट अपहोल्ड ऑल सिविलाइज्ड नॉर्म्स, कि हमारी सोसाइटी कितनी डेंजरस हो चुकी है इस एक्ट की वजह से। आगे वो क्या कहता है कि फैक्ट ये है कि रिलीजन एज अ वेपन पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यूज किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक यंग वुमेन 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद औरतों के बारे में मुख्तलिफ जगहों पर जो है पर्सपेक्टिव अभी भी चेंज नहीं हुआ। और भी बातें करता था, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। अब आ जाएं जो पेपर के पर्सपेक्टिव में या कोई आपके आइडियाज के ऊपर बेहतर है, वो है पाकिस्तान फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट बेसिकली है, उस फेमिनिस्ट होता है हर वो इंसान जो वुमेन राइट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो फेमिनिस्ट कहलाता है। फेमिनिस्ट वुमेन जिन्होंने जेंडर स्टडी सीएसएस के अंदर पढ़ी होगी, जेंडर स्टडी सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। ठीक है, फेमिनिस्ट वुमेन। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, कहता है कि वो इसी तरह है, इज अ पोलराइज एज सोसाइटी, इसी तरह जैसे हमारी सोसाइटी जो है एक पॉइंट पे नहीं है, इसी तरह से वो भी नहीं है। कैसे, एक साइड, वन साइड वो कहती है कि औरतों की जो है, वो जो औरतों के राइट्स के ऊपर जो बात मानती है, वो उनका अपना ओवन ओपिनियन है ऑफ रिलीजियस बिलीफ। वो बात करती है रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, कि जैसे इस्लाम जो वुमेन्स को राइट देता है, हम वो वाले राइट्स वुमेन्स को देते हैं। अब दूसरा जो
डरा है पाकिस्तान में। दूसरे जो एक और कैटेगरी के लोग हैं वो हैं थोड़े से सेकुलर स्टांस के, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो रिलीजन है ना, इसको वो अलहदा कर देते हैं सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स से, कि इसको यार अलहदा अलहदा रखो। और उनका थोड़ा सा स्टांस जो है वो औरतों के बारे में सेकुलर है, जिस तरह के वेस्टर्न का है। तो फाइनली वो आगे कहता है कि बात ये है कि औरतों की जो है पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी अगर राइट्स की वायलेशन होती है, तो उन इंसानों को, आदमियों को जो अच्छे हैं उनको भी, क्लर्जी को जो रिलीजियस हैं उनको भी, एक्टिविटीज एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स वालों को भी, उनको सबको बोलना चाहिए जहां भी औरतों के राइट्स की वायलेशन होती है। तो ये था जी बारबेरिक मेंटालिटी वुमेन के ऊपर है। और इसमें उसने आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा किया रिगार्डिंग पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट वुमेन वुमेन फेमिनिस्ट की को क्या अप्रोच है पाकिस्तान के अंदर, दो दड़े हैं उसने आपको वो एक्सप्लेन कर दिए। आज जी एक और चीज ऐड की है, एडिटोरियल खत्म हो चुके हैं, अब जी ये फोर्थ वन ऐड किया ओपिनियन। ओपिनियन काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्लीज ऐड देम। तो अब देखते हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता, विद टाइम का थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से इट्स बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट ये सब कुछ करना। तो बहरहाल आज ऐड किया एक ओपिनियन, ये है जी नो इनोसेंट्स इन गजा, जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वन है ओपिनियन इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर, नो इनोसेंट्स इन गजा। ये उसकी मेन हेडिंग है, गजा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है, कोई मासूम नहीं है, ठीक है। और द वेस्ट ब्लैंक चेक फॉर इसराइल इज रिनोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सलिज्म एंड एन एंडोर्समेंट ऑफ ट्राइबलिज्म। ये उसकी सब हेडिंग है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। यही वो एंड पे आके इसका क्रक्स नोट, ये कि वेस्ट ने एक ब्लैंक चेक दे दिया इसराइल को, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं। और एक ट्राइबलिज्म, एक खास ट्राइब की जो वैल्यूज हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह से वेस्ट खामोश है इसराइल के कामों में, तो इसका मतलब है कि इस तरह से हम कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसके एक इंटरनेशनल लॉ है, तो उस सब की क्या हो गई है, वायलेशन हो रही है खुल मुडुल्ला। और उसके बाद इसराइल जो है इससे क्या कर रहा है, एक ट्राइब को जो है वो एक कबीले की सोच को प्रमोट कर रहा है। ट्राइबलिज्म का कंसेप्ट इसके अंदर आगे वो एक्सप्लेन करेगा, तो मैं ओपिनियन के अंदर ही वो आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट ट्राइबलिज्म बेसिकली है क्या, ठीक है, ये कबीला सिस्टम या ये क्या चीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अब एडिटोरियल अपना ओपिनियन को वो कहता है कि जेरूसलम पोस्ट, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, जेरूसलम पोस्ट, वहां पे एक लिखा अखबार समझ लें आप, ठीक है, पोस्ट अखबार। तो वहां पे एक कोट थी, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर अविगदोर लिबरमैन, ये डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। और वो कोट जो है वो लिखी गई थी जेरूसलम पोस्ट के अंदर, और वो कोट ये थी, नो इनोसेंट इन गजा। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। और ये पोस्ट जो है जेरूसलम पोस्ट के अंदर ये कमेंट्स ये कोट किए गए, नो इनोसेंट इन गजा। अब उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स किए और सपोर्ट किया इसको कि हाँ जी बिल्कुल गजा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो ज्यादातर वेस्टर्न लोग थे। एक चीज ये हो गई पोस्ट। सेकंड कहता है कि एक फोटो है, फोटो की बात करता है, वो बेस बना रहा है ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, बैकग्राउंड बना के फिर वो आगे चलेगा, बातों को एक्सप्लेन करेगा, फिर अपना ओपिनियन देगा। पहले वो एक बेस बना रहा है, तो बेस वो बनाता है एक तो ये पोस्ट की, दूसरा वो कहता है एक फोटो है। फोटो किसकी है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो इसराइल आए और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के गले लगे, उसको हग किया, ठीक है ना। और उसके बैकड्रॉप में वो कह रहा है कि गजा जो है उसमें बम चल रहे हैं, वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, जैसे कि हॉस्पिटल गिराए जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, लोग छोड़कर एक दूसरे को वहां से जा रहे हैं, बैकग्राउंड में ये हो रहा है, ठीक है। और आगे क्या है, ये दोनों आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें वो एक्सप्लेन करता है। आगे वो कहता है कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जल्दी जल्दी आगे आके गले लग गए, तो इसमें वो कहता है कि हुआ ये अल अहली हॉस्पिटल जो है गजा के अंदर उसके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर जब अटैक होता है तो कई 500-700 बंदा जो है वो एकदम से 500 प्लस बंदा जो है वो जो इलाज करवाने आया हुआ था उसकी डेथ हो जाती है। अब दुनिया इसराइल को क्रिटिसाइज करती है इसकी वजह से कि आपने अटैक किया है, इसराइल कहता है मैंने अटैक नहीं किया, ये जो हमास है ना, हमास वालों ने एक रॉकेट जो है वो चलाया है, और वो रॉकेट मिस फायर हुआ है, और मिस फायर होने के बाद वो इस हॉस्पिटल के ऊपर गिर गया है, मैंने नहीं गिराया।
अब इस चीज को, इस केस को लेकर जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो अमेरिकन हैं, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इसराइल बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे ही है, ये जो रॉकेट था ये इसराइल ने नहीं चलाया, ये हमास ने चलाया। क्योंकि जो लॉज ऑफ वार है उसमें ठीक है, मान तो कोई नहीं रहा, लेकिन एक ये भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर अटैक आपने नहीं करना। ठीक है, जब ये बात हो जाती है इस अटैक की, तो वो जल्दी जल्दी आते हैं, आगे गले मिलते हैं और फिर ये भी बात करते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं जब तक हैं। और सेकेंडली वो ये भी जो ये अमेरिका है वो सपोर्ट करता है इसराइल के स्टांस को। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो न्यूयॉर्क टाइम है, आपने इसका नाम सुना है, अमेरिका बेस्ड है, वो जो है उसने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के अंदर ये आता है कि ये जो अटैक था ना हॉस्पिटल के ऊपर, ये हमास इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमास ने ये अटैक नहीं किया, ये जो अटैक था ये इसराइल वालों ने ही किया है। दूसरी तरफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया कि तकरीबन 35 हॉस्पिटल थे इसराइल फलस्तीन के अंदर, जिन चार को जो है टारगेट किया है इसराइल ने, टारगेट किया जानबूझकर। तो इन दोनों चीजों से ये पता चलता है कि हमास ने वहां पर अटैक, रॉकेट उनका मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इसराइल ने जानबूझकर क्या किया है, अटैक किया है। अब ये तो थी एक जो मेन स्टोरी चल रही थी, उसने आपको थोड़ी सी बता दी। अब आगे आए, आगे थोड़ा सा अब ओपिनियन की तरफ जिस तरह बंदा जाता है ना, अब उसकी तरफ वो आना शुरू होगा, अब आपको एक्सप्लेन करेगा कि दुनिया रहती कहाँ है। वो कहते हैं कि जी अमेरिकन लीडरशिप इन इसराइल पॉकेट, ठीक है, मान लेते हैं जी अमेरिका की जो लीडरशिप है इसराइल के पॉकेट में है, इस यही वजह है कि इसराइल खुल्लम खुल्ला जो है उनके ऊपर वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स की। लेकिन कहते हैं कि रुक जाओ जी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कहता है यहाँ पे रुक जाओ, अब आओ जरा दूसरी दुनिया को भी देख लेना कि दूसरी दुनिया कहाँ पर रह रही है। वो कहता है कि इसराइल और अमेरिका ही सिर्फ दो ऐसे बंदे नहीं हैं जो क्राइम्स कर रहे हैं दुनिया के अंदर। अब स्टोरी सुनो जी, और कौन कौन क्राइम कर रहा है। कहता है, वो फिर एग्जाम्पल देता है, कहता है सऊदी यूएई लेड वार यमन के अगेंस्ट उसने की थी, आपको पता है सऊदी अरेबिया और यूएई के इनिशिएटिव से यमन के अगेंस्ट जंग कर लड़ी हुई थी। कहता है वहां पर 85,000 बच्चा भूख से मर गया था, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 21st सेंचुरी की बात है, 2-4 साल पहले की बात है, 5 साल। कहता है 85,000 बच्चा भूख से मर गया था। क्यों? क्योंकि सऊदी और यूएई की वार थी यमन के अंदर, दोनों मुस्लिम मुल्क हैं जी। दूसरा वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जब बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा है, तो वहां पर हजारों दो बंगाली जो थे उनको मार दिया गया था और मिलियंस के हिसाब के उनको इंडिया भेज दिया गया था। दूसरी ये वायलेशन हुई। तीसरा वो कहता है गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी, 2000 इनोसेंट मुस्लिम्स को क्या कर दिया गया था, मतलब कि जिबा कर दिया गया था। ठीक है, तो असल में वो बात ये कहता है कि यहाँ दुनिया के अंदर सिर्फ अमेरिका और इसराइली नहीं है जो जुल्म कर रहे हैं, ये देखें ये लोग भी जुल्म कर रहे हैं और इनसे ज्यादा जुल्म है। जब वो बताता कहता है कि इस फलस्तीन में तो अभी 7,000 बंदा जो है वो शहीद हुआ है ना, तो आप लोग शोर मचा रहे हैं, तो यार ये भी तो देखो, 85,000 बच्चा भूख से मर गया था, कोई बोला ही नहीं। तो कहता है ये दुनिया के अंदर ये दोनों अकेले नहीं है जो जुल्म कर रहे हैं, ये लोग देखो, हिस्ट्री बड़ी पड़ी है इन मुजालम से। ठीक है, यहाँ तक वो एग्जाम्पल दे देता है आपको, अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आगे वो कहता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये ट्राइबलिज्म की वजह से हो रहा है। फिर वो यहाँ पे कहता है कि ये जो ऊपर वाली लड़ाई है, देखो ये मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, ये पहली केस में मुसलमान ने मुसलमानों को मारा, दूसरे केस में भी मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा, तीसरे केस में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। तो जो पहले दो केस हैं, मतलब कि रिलीजन तो फिर किधर गया, रिलीजन की तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर, यहाँ पे तो इंसानियत की बात वो करता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारा कुछ जो है ये ट्राइबलिज्म की वजह से हुआ है। अब ट्राइबलिज्म बेसिकली हो क्या है, कहता है कि ट्राइबलिज्म असल में जब 8,000 साल पहले हम फॉर्मेटिव फेज में थे, 80,000 साल पहले जब इंसान अभी दुनिया में कुछ कहीं 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 था, तो ये एक टेरिटोरियल कंपटीशन था कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है। छोटे छोटे ट्राइब थे, वो अपने अपने इलाके जो है वो, टेरिटरी से लफ्ज निकला, टेरिटरी टेरिटरी रकबा। ठीक है, तो इसी से वर्ड लिखा है ट्राइबलिज्म। तो ये कहता है कि ये सारी जो आउटपुट है ये ट्राइबलिज्म की है। सऊदी अरेबिया एक ही टेरिटरी में रहता है और यमन दूसरी टेरिटरी में रहता है, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ।
इसी तरह पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान टेरिटरी लड़ रहे हैं, गुजरात, और ये ट्राइबलिज्म की वजह से एक दूसरे को बेहतर समझना और लड़ाई करना, और ये भी जो है ये बेसिकली ट्राइबलिज्म की ही जंग है, वो कहता है। तो कहता है कि हम इंसानों को रोक नहीं सकते जंग से, लड़ने से। क्यों? क्योंकि जो कमजोर ट्राइबलिज्म से है ना, ये मतलब कि जो कमजोर होते हैं वो ताकतवर ताकतवर होते हैं, वो कमजोर को मारते ही मारते हैं। जैसे हमास है, कमजोर है, इसराइल स्ट्रॉन्ग है, वो रुक ही नहीं रहा। हमास ने कुछ रॉकेट चला दिया, उनका 500 बंदा मार दिया, ठीक है, लेकिन अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वजह, उनको एक मौका मिल गया ना, जैसे किसी को मौका नहीं होता, मौका मिल जाना, तो इसराइल को मिल गया मौका। अब वो अपनी अगली पिछली सारी कसरें जो वो चाहता था ना, जो उसकी पॉलिसी थी, वो पूरी करेगा अब, ठीक है, रीज अपनी पूरी लाएगा, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि कमजोर ताकतवर, ताकतवर जो है वो रुक ही नहीं रहा, वो मर ही जा रहा है अब, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, ये ट्राइबलिज्म की लड़ाई है, लेकिन अब ये जो है ना ट्राइबलिज्म ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है। क्यों? मॉडर्निटी की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों की जो अपनी जमीन के साथ एक मोहब्बत और ये वो थोड़ी सी कम हो गई है, खत्म नहीं हुई, कम हो गई है। फिर इंटरनेशनल लॉ बन गया है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया है। ये जो है ना, कहता है इनकी वजह से क्या हो गया है कि ये थोड़ा सा जो ट्राइबलिज्म की जो लड़ाई है ये कम हो गई है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ये खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये सिर्फ थोड़ा सा सिलेक्टिव टू फॉलो, थोड़े से लोग हैं जो फॉलो करते हैं। इस वजह से जो खतरा है, खतरे में ही रहता है। जैसे अगर अभी इसराइल की और फलस्तीन की जंग हो रही है, तो अगर वो इन लॉज को ब्रेक करता तो इतनी डेथ तो नहीं होनी थी, फिर तो कब की लड़ाई खत्म हो जानी थी, रुक जानी थी। लेकिन उन्होंने इन सारे लॉज की वायलेशन कर दी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि इंसानियत का खून हो रहा है। तो कहता है इसलिए जो पीस है हमेशा खतरे में ही रहता है। आगे फिर वो बताता है कि इसी तरह हमने देखा यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन वार, उसके अंदर भी क्या हुआ, इन सारे लॉज की वायलेशन, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, ये बस बनाए हुए हैं, इन पे अमल कोई नहीं करने वाला। तो उस रशिया यूक्रेन वार के अंदर क्या होता है कि वेस्ट स्टैंड विद यूक्रेन था, नो हैंडेड ओवर ब्लैंक चेक टू इसराइल। पहले जो था, जब इनकी लड़ाई थी, तो वेस्ट यूक्रेन के साथ था, कमजोर के साथ था, ठीक, खड़ा था जनाब, क्योंकि उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अब जब लड़ाई हुई है इसराइल की, तो उसने क्या किया, अब वो इसराइल के साथ खड़ा हो गया। यहाँ पर इसराइल ताकतवर है, और इसराइल को उसने कहा ठीक है तुम मारो। जब वहां यूक्रेन में मार रहे थे, तब वो बोल रहे थे जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, बड़ा वो स्पीक आउट करते थे। लेकिन अब खुद उन्होंने, अब इसराइल कर रहा है, तो अब वो खामोश है, क्योंकि अब वो बंदा कर रहा है जिनकी मेंटालिटी उनके साथ मिलती है, जिसका ट्राइबलिज्म उनके साथ मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो फिर कहता है कि गजा स्ट्रिप है, दुनिया की डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रिप है दुनिया की, और वहां पर फूड भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है, और ऊपर से क्या कर रहा है इसराइल, बम्बारमेंट करी जा रहा है हवाई जहाज से। तो ये है दुनिया के डबल स्टैंडर्ड। अब वो आगे आ जाता है कि कौन सी चीज है जो वेस्टर्न सपोर्ट फॉर इसराइल, इसराइल को वेस्ट क्यों सपोर्ट करता है, वाई, क्या वजह क्या है, क्यों सपोर्ट करता है, कि आखिर वो इतनी वायलेशन कर रहा है और वो फिर भी उसको सपोर्ट करें, वाई वेस्टर्न सपोर्ट क्यों है इसराइल के लिए। उसमें दो तीन वो बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उसमें पहली ये है, कहता है हिस्टोरिकली जो है ना, ये इसराइल एज सर्व कर रहा था अमेरिकन वॉचडॉग ऑन ऑल रिच रीजन। ये ऑल रिच रीजन है मिडल ईस्ट का, यहाँ पर जो इसराइल है वो एज ए अमेरिकन वॉचडॉग, अमेरिका का चौकीदार बन के बैठा हुआ था। लेकिन कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब डिस्कवरी होगी है, शेल से तेल बना रहे हैं अमेरिका वाले, तो इसकी इतनी खास जरूरत नहीं रही। फिर आगे वो दूसरी, एक तो ये बात थी हिस्टोरी, अब दूसरी बात वो ये कहता है कि ये जो है ना इसराइल, ये कॉलोनियल सेटलर स्टेट है। जिस तरह से अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कॉलोनियल सेटलर से मुराद होता है कि एक जगह है वहां पे कोई नहीं रहता, तो वहां पर बाहर से लोग आकर रहना शुरू कर देते हैं। या एक जगह है वहां पर पहले दूसरी पॉपुलेशन रहती थी, तो बाहर से कुछ लोग आए और वहां पर रखना शुरू कर दिए, और वहां पर जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी उनको उन्होंने मारा, जो भी किया उनको खत्म किया, उनके ऊपर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम कर लिया। तो ये नेचर इन सब के अंदर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इसराइल के अंदर। तो ये एक यहाँ से ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। आगे वो कहता है कि तीसरी चीज, जो वेस्टर्न ट्राइब्स आइडेंटिफाई कल्चरली, कि ये जो वेस्टर्न आ रहे हैं ये इसराइल के साथ कल्चरली आइडेंटिफाई करते हैं, एक जैसे हैं। न्यू ट्राइबलिज्म इज नॉट एथनिकल और रिलीजियस बेस। कहता है कि जो नया ट्राइबलिज्म आ रहा है ना, ट्राइबलिज्म पहले तो जमीन के खित्ते के हिसाब से था ना, लेकिन अब जो नया आ रहा है ना, उसमें आपकी नस्ल, उसमें आपका जो मजहब है वो काउंट नहीं होता, उसके अंदर काउंट ये होता है कि आप कल्चरली
जो है वो कैसे हैं, एक दूसरे से मिक्सचर है, तो इनका वेस्टर्न ट्राइब के साथ मिक्सचर बनता है। और उसमें वो कहता है कि कॉमन आइडेंटिफिकेशंस हैं, कम्स फ्रॉम शेयरिंग अ सिमिलर वे ऑफ लाइफ एंड सिमिलर माइंडसेट। ये यहाँ से आता है कहीं कि इनका जो माइंडसेट है वो, और इनका जो लाइफ स्टाइल है, सिमिलर जिंदगी गुजारने का तरीका, ये वेस्टर्न से बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक ये भी वजह है जिसकी वजह से जो वेस्टर्न है इनको सपोर्ट करते हैं इसराइल को। इसी तरह से कहता है कि पाकिस्तान और यूरोप ये भी डी ट्राइबलिज्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। अब आगे आ जाए, आगे एंड पर वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि स्टेट हेट दोज हुज अदर स्टेट्स हेट। कहते हैं कि दुनिया के अंदर ना एक ट्रेंड है, जैसे अभी बीच उसने मिसालें दी इसराइल और फलस्तीन में। अब फलस्तीन की लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इसको अच्छा कह रहे हैं, इसको बुरा कह रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि सऊदी अरेबिया ने इतने बंदे मार दिए, बच्चे भूख से, वहां पर कोई बात नहीं कर की किसी ने, ठीक है ना। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी की एग्जांपल दी, गुजरात में मोदी ने मार दिए इतने मुसलमान, किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये दुनिया का एक ट्रेंड है, ठीक है ना। स्टेट दोज, जब दूसरी एक स्टेट दूसरी स्टेट को बुरा कहना शुरू कर देगी तो लोग भी उसको कहना शुरू कर देंगे, जैसे कि इसराइल फलस्तीन का केस है। लेकिन दूसरी तरफ है इंडिया का, इंडिया में जो मुसलमानों का हाल हो रहा है कोई नहीं बोल रहा। चाइना के अंदर उइगुर्स एक उनका स्टेट है, वहां पर मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन चाइना को कोई भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं कहता। ये है जी। तो फिर एंड पे कहता है कि फलस्तीन फाइंड अ होम। यही है कि जब तक उनको घर नहीं मिल जाता उनके लिए यही काम होता रहेगा। सो इसमें बेसिकली वो आपको एक्सप्लेन करता है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स दुनिया के, और उनको लिंक करने की कोशिश करता है फलस्तीन के साथ। तो इससे ये होगा कि आपका जो है एक आइडियाज की मेच्योरिटी आएगी, आपको हिस्ट्री की चीज़ों का पता चलेगा। सो जी, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। अब आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। हैव अ गुड डे।